जो आज के लेक्चर में हम दो तरह की कंपनियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। निधि कंपनी तो मैंने आपको समझा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कंपनी का कंसेप्ट, और जब ये खत्म हो जाएगा तो हम आएंगे फॉरेन कंपनी के कंसेप्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना और अच्छे समझना। प्रोड्यूसर कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो मिनिमम 10 प्रोड्यूसर्स से बनती है, 10 प्रोड्यूसर से बनती है, या 2 इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलाकर बनती है। इंटरस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिलाकर बनती है। अब आपको जो मैंने बोला आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, तो मैं आपको इसको डीकोड करके देता हूं। यहां प्रोड्यूसर वर्ड का मतलब जो है ना, वो है फार्मर्स, डेयरी ओनर्स। ये सब कौन से इंडस्ट्री में आते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। तो क्या होता था, हमारे देश में जो कंपनीज बनाती हैं ना, अक्सर वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बनाती हैं जो नेचर से जुड़े हैं, जैसे फार्मर, डेयरी ओनर। इनका पैटर्न क्या होता था, इनको बिजनेस करना होता था तो ये बनाते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। जैसे आज मैं एक फार्मर हूं, मैं अपने ऐसे बहुत सारे फार्मर को जोड़ के फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दूंगा। पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का डीमेरिट बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता था। तो ये किया गया कि कंपनीज एक्ट 1956 में, कौन सा बोल रहा हूं मैं, 1956 में प्रोविजन निकाला गया कि फार्मर्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, वैसे ही वो कंपनी बना सकते हैं जिसको स्पेशल बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलेगा, और इन कंपनियों को कहा जाएगा प्रोड्यूसर कंपनी। सिमिलरली आप अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हो एज अ फार्मर, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप चला रहे हो, तो आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कन्वर्ट कर सकोगे किसमें? प्रोड्यूसर कंपनी में। तो प्रोड्यूसर कंपनी बन जाने से क्या होगा, इसमें आप शेयर होल्डर जैसे बनाओगे, इसमें आप क्या बनाओगे, शेयर होल्डर बनाओगे, तो आपके कैपिटल ज्यादा आएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में शायद उतना कैपिटल नहीं आता। तो इस इंटेंशन के साथ क्या किया गया, प्रोड्यूसर कंपनी बनाई गई है। हाउएवर इसका सोल पर्पस आज भी वही है कि जो इसमें जुड़ेगा उनका वेलफेयर करना है। तो देखो प्रोविजन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 581A of Companies Act 1956, a producer company is a body corporate having object or activity specified in section 581B, ये पूरा 581B, and which is registered as such under the provision of the act. The membership of producer companies open to such people who themselves are the primary producer, जैसे कि मैंने आपको बताया फार्मर या डेयरी ओनर, which an activity by some agriculture produce is produced by such प्राइमरी प्रोड्यूसर, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जुड़े हुए। अब अगर ये प्रोड्यूसर जो है, कम से कम कितने चाहिए, 10, जैसा कि मैंने बोला। अगर आज की डेट में प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सबसे पहले जितने फार्मर्स हैं उनको प्रोडक्शन करने में, या हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, धान कटाई में, प्रोक्योरमेंट में, ग्रेडिंग में, ग्रेड मतलब अलग अलग जैसे चावल के ग्रेड होते हैं, पूलिंग में, हैंडलिंग में, मार्केटिंग में, ये सब में मदद करना। दूसरी बात, प्रोडक्ट बन गए हैं तो खराब हो जाए उससे बेटर उसको प्रिजर्व करना, ड्राई करना, डिस्टिल करना अपने मेंबर के प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट, अपने मेंबर्स को मशीनरी सप्लाई करना ताकि वो फार्मिंग और प्राइमरी प्रोडक्शन का काम अच्छे से कर सकें। जो मेंबर पढ़े लिखे वो दूसरे मेंबर्स को एजुकेशन देंगे म्यूचुअल असिस्टेंस प्रिंसिपल पर। ये जियो और जीनो दो का प्रिंसिपल होता है कि सब एक दूसरे की देखभाल करेंगे। देन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो मेंबर देंगे जो ज्यादा स्ट्रांग और बेहतर है बाकी मेंबर्स को, ताकि वो भी अच्छे बन सकें। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग अपने पैसों से ऐसा करेंगे कि कभी बिजली सप्लाई कट ना हो। सारे प्रोड्यूसर्स का इंश्योरेंस करवाया जाएगा। टेक्निक सिखाई जाएगी काम करने की। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना एक बोर्ड बनाएंगे जो प्रोड्यूसर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। याद रखना बोर्ड में मिनिमम 5 लोग चाहिए और मैक्सिमम जो होता है वो 15 होते हैं। अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हो तो ये प्रोड्यूसर कंपनी के वेलफेयर का काम करेंगे। तो आप ये HI पॉइंट तक पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, आपको J और K पढ़ने की जरूरत भी नहीं है।
होप सो आपको प्रोड्यूसर कंपनी पूरा समझ आ गया है। ऐसी कंपनी जो मिनिमम कितने प्रोड्यूसर से बन रही है, 10 प्रोड्यूसर या 2 इंटर स्टेट मतलब एक से अधिक स्टेट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको मिलाकर। प्रोड्यूसर मतलब कौन है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जैसे फार्मर, डेयरी ओनर, ये लोग को प्रोड्यूसर बोला जाता है। आपको ये कंसेप्ट पूरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी में किसे कहूं, तो याद रखो जो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ कौन था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें रजिस्टर्ड है, उसको डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं, उसे डोमेस्टिक कंपनी कहा जाता है। और जो कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है या रजिस्टर्ड हुई है, उन्हें फॉरेन कंपनी बोला जाता है। पहले तो क्लियर डिस्टिंक्शन लिख लो, जो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट में बनी या इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में और प्रीवियस लॉ में बनी, वो डोमेस्टिक कंपनी, और जो कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई वो फॉरेन कंपनी। अब सवाल ये है कि हमें किसे फॉरेन कंपनी कंसीडर करना है, हमें किसे फॉरेन कंपनी कंसीडर करना है। तो ये याद रखो, जो कंपनी इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या, रजिस्टर्ड है, बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फिजिकली और वर्चुअली। हमें किसे फॉरेन कंपनी कंसीडर करना है, जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड तो है पर जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, फिजिकली मतलब शॉप है या वर्चुअली मतलब वेबसाइट है, और हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल इन इंडिया। एग्जाम्पल देते हैं, अनिल एंड अजीत ने एक कंपनी बनाई है, इस कंपनी का इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया सिंगापुर में, सिंगापुर दिख रहा था मैं, सिंगापुर में कंपनी का क्या करा दिया, रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये लोग कंपनी को कंट्रोल कहां से करते हैं, कंपनी को ये कंट्रोल करते हैं इंडिया से। तो ये माना जाएगा यार कि अनिल और अजीत दोनों इंडियन है, भले कंपनी रजिस्टर्ड सिंगापुर में क्यों ना हो, क्योंकि कंट्रोल इंडिया से है। तो अब देखो ये डेफिनेशन में बात फुलफिल हो रही है, बनी इंडिया के बाहर पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल कहां से, इंडिया में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक बना कहां है, जैसे मैं बोलता हूं चाइना में इनकॉर्पोरेट हुई है या रजिस्टर्ड हुई है, बट उनकी एक ब्रांच है इंडिया में जिसको टिकटॉक इंडिया बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ बिजनेस आप कहां देखोगे, इंडिया में है, तो हम कंसीडर करेंगे कि वो भी हमारे लिए फॉरेन कंपनी है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, एक कंपनी है मान लो अल्फा लिमिटेड, ये बनी यूएसए में है और इसका कंट्रोल और प्लेस ऑफ बिजनेस भी यूएसए में है। तो क्या हमें इससे कोई मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं लगती, हम इसे फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे, क्योंकि ना ही इसकी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, ना ही रजिस्टर्ड इंडिया में होगी। तो आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि फॉरेन कंपनी आप किसे बोलोगे, जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली या वर्चुअली इंडिया में है, या जिसका इंडिया से ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो मीनिंग पढ़ के देखो, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड कहां, आउटसाइड इंडिया, विच
हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब वर्चुअली हो गया। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, इन एनी अदर मैनर मतलब कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर इंडिया में रूल ये है कि अगर आज की डेट में सेक्शन 380 कहता है कि किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में अपनी प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश करनी है, तो स्टैब्लिश करने के 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर उसे आरओसी को कुछ डिटेल्स देने होंगे। मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, याद रखो, डिटेल जो है वो आरओसी न्यू दिल्ली को दिया जाएगा, आरओसी न्यू दिल्ली को, और उस स्टेट के आरओसी को जहां आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अभी बन रहा है, मतलब उस फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस बन रहा है। तो दो आरओसी को डिटेल देने, देख लो, एक न्यू दिल्ली के आरओसी को और दूसरा उस स्टेट के आरओसी को जहां आप प्लेस ऑफ बिजनेस डाल रहे हो। इसके लिए फॉर्म जो यूज होता है वो FC1 फॉर्म होता है। FC मतलब फॉरेन कंपनी 1, है ना। तो क्या क्या जमा करो, सबसे पहला जो भी आपकी फॉरेन कंपनी है जहां भी रजिस्टर्ड है, फर्क नहीं पड़ता, आपको उसका मेमोरेंडम आर्टिकल जमा करना होगा, और प्रिफरेबली इंग्लिश लैंग्वेज में हो तो ज्यादा बेटर है। दूसरा, आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताना होगा कि जिस देश में आप सिचुएटेड हो वहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है। तीसरी बात, आपकी कंपनी में डायरेक्टर और सेक्रेटरी कौन कौन। चौथी बात, इंडिया का कौन सा रेसिडेंट है जो आपके बिहाफ में इंडिया में वर्क करेगा और जिसे नोटिसेस भेजे जा सकते हैं। इंडिया में आपका ऑफिस एड्रेस कहां पर है, आपका ऑफिस कब खुलेगा, कब बंद होगा। नेक्स्ट, एक डिक्लेरेशन कि ना ही कंपनी के डायरेक्टर ना ही इंडिया का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसी भी तरह से कंपनी फॉर्मेशन से डिबार हुआ है या उस पर किसी तरह का केस हुआ है। तो ये शर्तें आपको पूरी करनी है। फॉर्म FC1 में ये सारे डिटेल आपको देने होंगे, ये बात आप ध्यान रखो। नेक्स्ट थिंग, हर फॉरेन कंपनी को इंश्योर करना होगा बेसिकली कि जब अपने डिटेल वो जमा करा रहे हैं तो अपना नाम जरूर बताएं, किस कंपनी में इनकॉर्पोरेट हुए बताएं, और लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है जरूर बताएं। नेक्स्ट, हर साल जैसे भारत की कंपनियां जो होती है अपना बैलेंस शीट P&L ROC के जमा करती है, इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा और अपने बैलेंस शीट और P&L किसके पास जमा कराना होगा, ROC के पास जमा कराना होगा। नेक्स्ट, अगर ये फॉरेन कंपनी अपना बिजनेस इंडिया में बंद करना चाहे तो इसका वाइंडिंग अप प्रोसीजर जो है सेक्शन 375 से 378 में दिया गया है। और जैसे एक अनरजिस्टर्ड कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, यहाँ अनरजिस्टर्ड कंपनी मतलब पार्टनरशिप है, जैसे पार्टनरशिप का इंडिया में डिसोल्यूशन होता है, सेम वैसे ही इस कंपनी का भी, फॉरेन कंपनी का भी होगा। आपको ये बात नहीं भूलनी है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर आपकी फॉरेन कंपनी में 50% ऑफ पेड अप कैपिटल जो है वो होल्ड किया गया है एक इंडियन सिटीजन द्वारा या एक ऐसी कंपनी द्वारा जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो आपको इसके डिटेल सेंट्रल गवर्नमेंट को देने होंगे और उनसे परमिशन लेके ही आप कैपिटल होल्ड कर सकते हो। तो होप सो आपको प्रोड्यूसर कंपनी का पूरा कंसेप्ट और फॉरेन कंपनी का पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं गई होगी।